हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद ईज बाय विशाल। और बच्चा लोग हमने एक सीरीज लेके आए हैं। स्पेसिफिकली कोई नेम्स तो नहीं है सीरीज का, बट इस सीरीज में करेंगे क्या, तो हम ट्वेल्थ के ना सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे और वन बाय वन करके न्यूमेरिकल सीरीज बनाएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं ना बच्चा, अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलो यार करते हैं भाई स्टार्ट। पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या लिखा है, कूलम्स लॉ लिखा है ना बच्चा। आप सबको पता है यार कूलम्स लॉ क्या होता है ना? नहीं पता तो मास्टर एक बार रिकॉल कराएगा आपको। कूलम्स ने क्या बोला था कि अगर अपने पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, कंडीशन इज दैट कि चार्जेस स्टैटिक होने चाहिए। कूलम्स ने बोला चार्जेस कैसे होने चाहिए, स्टैटिक। तो कूलम ने बोला ये दोनों चार्जेस ना एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अगर अब हमें इसे फोर्स को लिखना है तो कैसे लिखें, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब तुम पूछोगे सर F तो फोर्स है, हमें समझ आता है, Q1 Q2 चार्ज है और R इनके बीच का डिस्टेंस है, बट व्हाट अबाउट द K? तो बेटा K को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, है ना? K को क्या बोलते हैं बेटा, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब इस K की न्यूमेरिकल वैल्यू जो थी वो 9 इंटू 10⁹9। अगर यूनिट लिखना है बाबू तो न्यूटन इधर है ना, मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यूनिट क्या बन गई मेरे भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे के की जगह पे वैल्यू रखोगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है? अच्छा एक बात और बता देता हूँ बेटा ना, ये जो के होता है ना, इस के को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक और बात समझ ले भाई, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या वैक्यूम बोल सकता है बच्चा, है ना? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 8.85 10⁻⁻12, है ना? यूनिट लिखोगे तो क्या लिखोगे, यूनिट क्या लिखोगे बेटा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना? अच्छा यहाँ पे देखना, जब मैं लिख रहा था ना तो मैंने जो यूनिट बोला था और जो लिखा था उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस था, है ना? यूनिट होना चाहिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना? ठीक है, ओके। अब किसी ने पूछा यार ये फोर्स तो लग रहा है सर, बट हमें कैसे पता चलेगा कि फोर्स का नेचर क्या होगा, कैसे फोर्सेस लगेंगे, है ना? तो यार कैसे फोर्सेस लगेंगे इस चीज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा बेटा। किसके नेचर पे डिपेंड करेगा, चार्ज के नेचर पे। अगर मान ले मैंने बोला कि दोनों के दोनों चार्जेस कैसे हैं बेटा, पॉजिटिव, है ना सर? पॉजिटिव पॉजिटिव, तो सर इसमें क्या होगा, रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन। दो सेम नेचर वाले चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना? अगर नेगेटिव नेगेटिव हुआ तब भी रिपल्सन होने वाला है ना? और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या होगा, अट्रैक्शन, है ना? अट्रैक्शन से तो तुम्हें समझ आता होगा बेटा, है ना? तुम्हारी लाइफ में भी बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं, बट ये सब मोह माया है ना, इसको छोड़ के बातें करते हैं ना। वो वाला अट्रैक्शन नहीं है यहाँ पे, चार्जेस वाला अट्रैक्शन, ठीक है? ओके, चल इतनी कहानी समझ आ गई। फोर्स निकालना कैसे, नेचर ऑफ फोर्सेस कैसे होते हैं, सेम नेचर वाले पे रिपल्शन होता है और अपोजिट नेचर वाले पे अट्रैक्शन होता है। अब एक बात करता हूँ मैं, बात ये करना है कि ना इस फोर्स के कॉन्सेप्ट पे हम ना न्यूमेरिकल को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। लेकिन उन 4 पार्ट को सॉल्व करने के लिए ना यार अपने को एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या आना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और तुम कहोगे सर ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब क्या, तो बेटा वेक्टर वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, वेक्टर वाले क्वेश्चंस के लिए अपन लोगों को डायरेक्शन ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट जानना है। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स आता कैसे, तो देख मैं तुम्हें समझाता हूँ। लेट सपोज मान ले मैंने बोला Q1 पॉजिटिव है, Q1 इज व्हाट, पॉजिटिव, एंड Q2 इज व्हाट, नेगेटिव। तो तुम्हें ये बात तो समझ आ गया है कि इन दोनों फोर्सेस में अट्रैक्शन होने वाला है, इन दोनों चार्जेस में, ना? अगर Q1 पॉजिटिव था और Q2 नेगेटिव था, Q2 क्या था, नेगेटिव था, तो इन दोनों में होने क्या वाला है, अट्रैक्शन होने वाला है मेरे भाई, है ना? अब किसी ने पूछा सर अट्रैक्शन वाले फोर्सेस का डायरेक्शन देना कैसे, है ना? तो देख मास्टर एक बात बोलेगा, बहुत फिट बैठ जाएगा तेरे कॉन्सेप्ट में, है ना? देख, अट्रैक्शन वाला फोर्स का डायरेक्शन, इस बात को ना हिंदी में लिख लो जैसे मैं लिख रहा हूँ। अट्रैक्शन वाले फोर्स का डायरेक्शन हमेशा
उस चार्ज की तरफ होगा, ये इंग्लिश वाली हिंदी है ना, व्हाट्सएप वाली, उस चार्ज की तरफ होगा जो फोर्स लगा रहा होगा, जो फोर्स लगाएगा लिख ले, या लगा रहा होगा, है ना। अब इसका क्या मतलब है, तुम पूछोगे सर इसका मतलब क्या है, तो चल तुम्हें सिखाते हैं मतलब क्या है। लेट सपोज मान ले मैंने बोला Q1 पॉजिटिव था और Q2 नेगेटिव था, इस पॉइंट को बोल देते ए, उसको बोल देते बी। अब मैं ना ए पे फोर्स देखना चाहता हूँ, तो ए पे फोर्स कौन लगाएगा, बी लगाएगा। बी का नेचर देख नेगेटिव है, ए का नेचर पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन तो होने वाला है दोनों में। मैंने क्या बोला, अट्रैक्टिव फोर्स का डायरेक्शन किसकी तरफ होगा बेटा, जो फोर्स लगाएगा। तो ए पे फोर्स कौन लगाया, बी लगाया ना, तो डायरेक्शन किसकी तरफ होगा, बी की तरफ। बट इसे लिखेंगे क्या बेटा, एफ ए बी, है ना। आई होप आपको ये बात समझ आया होगा कि अट्रैक्टिव फोर्स का डायरेक्शन मास्टर ने देना कैसे सिखाया है ना। अब एक और बात करते हैं, ये तो अट्रैक्टिव फोर्स का डायरेक्शन है ना, क्या फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। अगर मान ले मैंने बोला कि Q1 और Q2 दोनों के दोनों पॉजिटिव है, लेट सपोज, है ना, और इसको बोलता हूँ ए और इसको बोलता हूँ बी। अब क्या होगा इस केस में, भाई जब दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो इस केस में रिपल्सन होगा, क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा मेरे भाई, है ना। अब यार रिपल्सन का डायरेक्शन कैसे दी, है ना, जैसे मैंने इसके लिए ट्रिक लिखा, इसके लिए भी ट्रिक लिख देता हूँ तुम्हारे लिए ना, ताकि तुम इजीली इसको कर पाओ। अगर रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन देना है ना, तो एक बात याद रख, रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन उस चार्ज की तरफ होगा, उस चार्ज की तरफ होगा जिस पे फोर्स लगेगा, जिस पे फोर्स लगेगा मेरे भाई, है ना। क्या लिखा मास्टर ने, जिस पे फोर्स लगेगा, यहाँ लिखा है लगाएगा और यहाँ लिखा है लगेगा, है ना। अब अगर मान लीजिए सेम बात बोलूं, अभी ए पे फोर्स देखना चाहता हूँ बी की वजह से, तो फोर्स किस पे लग रहा है, ए पे लग रहा है, लगा कौन रहा है, बी लग रहा है ना, बी लगा रहा है, और किस पे लग रहा है, ए पे लग रहा है। तो भाई इसको लिखेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इस बात को ना समराइज करते हैं और एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में लेके आते हैं जो आपको हेल्प कर देगा ना। मतलब मेरे कहने का मतलब है, चल मान ले मैंने यहाँ पे ना एक ट्राइंगल बनाया, लेट सपोज, क्या बना लिया बेटा, ट्राइंगल बना लिया है ना। मैंने बोला कि Q1, चल Q लिख देता हूँ, इसको 2Q लिख देता हूँ, इसको -2Q लिख देता हूँ, A B और C लिख देता हूँ। अब मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि मुझे ना C पे फोर्स देखना है, तो C पे फोर्स कौन लगाएगा, हमेशा याद रख, सिस्टम में जितने भी चार्जेस होंगे ना, किसी एक पे फोर्स देखेंगे तो बचे हुए चार्जेस फोर्सेस लगाएंगे। तो अभी इस सिस्टम में 3 चार्जेस हैं, तो अगर मुझे C पे फोर्स देखना है तो कौन लगाएगा बेटा, A वाला लगाएगा और B वाला लगाएगा। अब तुम मुझसे पूछोगे कि सर डायरेक्शन कैसे दे, इन दोनों तरीके से क्या दिया जाए। तो देख मैंने अट्रैक्टिव में क्या बोला था कि जो लगाता है फोर्स उसकी तरफ डायरेक्शन देना है, और रिपल्सिव में जिस पे लगेगा उसकी तरफ देना। बट यहाँ देखने गया तो क्या मिला यार, सी पे फोर्स देखना था, ये नेगेटिव है, ए वाला लगाएगा पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन, तो डायरेक्शन ए की तरफ होगा। फोर्स देख तो सी पे रहे हैं, डायरेक्शन किसकी तरफ होगा, ए की तरफ, है ना। इसको ऐसे लिख सकता था, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। अच्छा अब इसको देख ले, ये बी वाला भी तो सी पे लगाएगा, अगेन दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, तो फिर से अट्रैक्शन है। डायरेक्शन किसकी तरफ होगा, बी की तरफ होगा। किस पे फोर्स लगा, सी पे लगा, लगाया कौन, बी लगाया। तो ऐसे देख लेंगे। अब चलिए छोटा सा देख लेते हैं ना, रिपल्शन वाला दिखा देता हूँ तुम्हें। मान ले Q 2Q और यहाँ पे रख दिया मैंने 3Q, A B C, है ना। बच्चा देख मैं ना ऐसी चीजें सिखा रहा हूँ ना, ये बहुत मतलब ऐसा समझ ले कि ये कॉन्सेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए, न्यूमेरिकल करने के लिए भाई, है ना। तो तुम ना अगर इसको करोगे ना भाई, अगर इस बात को समझ गया ना, इस 2 वर्ड को, तुम प्राण निकाल दोगे सवाल का, डेफिनेट बोल रहा हूँ मैं, है ना। चल अब क्या करना है सर, तुम कह रहोगे सर बकेती मत करो यार, ये बताओ, प्राण वाण नहीं निकालने, सवाल करने, है ना। तो चल अगर 3Q पे डायरेक्शन देखना है तो कौन लगा रहा, एक तो ये वाला लगाएगा और एक तो ये वाला लगाएगा। देख क्या ये और ये सेम नेचर का रिपल्शन, तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन हमेशा उसकी तरफ होगा जिस पे फोर्स लगेगा। इस पे लग रहा है ना फोर्स, ए की वजह से इस पे लग रहा है बी पे, तो हम इसको क्या लिखें, एफ बी ए, इधर की तरफ लगा दिया है ना। अब सी की वजह से भी बी पे लगेगा, तो इसका डायरेक्शन भी इधर की तरफ कर दिया ना, जिस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है इसलिए इसकी तरफ डायरेक्शन लगाते हैं, और इसको बोलेगा क्या, एफ सी बी, है ना।
तो ये कॉन्सेप्ट देने का तरीका था कि अट्रैक्टिव फोर्स का डायरेक्शन कैसे देते हैं, रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन कैसे देते हैं। बच्चा मैंने तुम्हें बोला है कि हम ना फोर्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट करेंगे फिर न्यूमेरिकल करेंगे मेरे भाई, है ना। तो नेक्स्ट कंटेंट पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं भाई, है ना। अभी अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है क्या, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्शन। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्शन का क्या मतलब होता होगा बेटा, तुम्हें समझ आता है कंडक्शन का मतलब क्या होता है ना। आई होप तुम्हें समझ आता होगा थियोरेटिकल पोर्शन, तो मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा वीडियोस, हम बस इतना समझ लेते हैं कि अगर मान ले एक बॉडीज है, एक बॉडी ए है दूसरा बॉडी बी है ना, और अगर मैं इन दोनों को कांटेक्ट में ले तो दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। अब अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कि मान ले अगर दोनों का रेडियस सेम है ना, तो अगर मान ले इस पे चार्ज Q1 था, ए पे चार्ज Q1 था और बी पे चार्ज Q2 था, जब ये कांटेक्ट में आया ना तो दिस इज कॉल्ड कंडक्शन प्रोसेस। अगर इस केस में मुझे चार्जेस लिखने हैं आफ्टर द कंडक्शन, है ना, तो लेट सपोज दिस Q डैश इज द चार्ज आफ्टर द कंडक्शन, जब इन दोनों बॉडीज को टच कराए, मतलब इस पे चार्ज कितना था मेरे भाई Q1 और इस पे चार्ज था Q2, जब मैंने इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाए तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ कैसे लिखा जाएगा, तो लिखने का तरीका क्या, देख छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है क्या, सम ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉडीज। क्या बोल रहा है मास्टर, मास्टर ने ये बताया बेटा तुम्हें कि जो चार्जेस है ना उन सब चार्जेस को जोड़ दो और जितने नंबर ऑफ बॉडीज कांटेक्ट में आ रहे हैं उनको डिवाइड लगा दो भाई। तो तुम बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, दोनों का चार्ज कर दिया Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। एक तो ये पहला अप्रोच है कंडक्शन में, है ना। अच्छा, दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, दूसरा अप्रोच ये हो सकता है मेरे भाई कि अगर मान ले, लेट सपोज, वैसे तो ये सेकंड चैप्टर का पार्ट है बट हम ना कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो यहीं पे देख लेते हैं, है ना। मान ले मैंने बोला होता कि इसका रेडियस R1 है और इस वाले बॉडी का रेडियस R2 है। अब ये नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज होगी ना सर, R1 R2 इक्वल नहीं है, पर इस पे इनिशियल चार्ज है बेटा Q1 और इस पे इनिशियल चार्ज है Q2। मान ले मैंने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया। देख इस केस में दो बातें बताऊंगा, एक तो सेकंड चैप्टर वाली बताऊंगा, बस तू पॉइंट बना के लिख लियो, है ना। अगर कभी भी तू दो बॉडीज को वायर से कांटेक्ट कर रहा है तो इन पे ना पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मतलब V1 इज इक्वल टू V2 का मतलब जो फर्स्ट वाले बॉडी पे पोटेंशियल है वो सेकंड के बराबर। लेकिन हमें इससे नहीं समझना, हमें तो बस ये वाले पोर्शन समझना है, ये तो समझना कि पोटेंशियल बराबर हो जाता है, जब तो सेकंड चैप्टर में जाएगा तो फॉर्मूला अप्लाई करके इक्वल करा सकता है। बट हमें यहाँ पे क्या समझना है, हमें यहाँ पे ये समझना है कि अगर मान ले हमने वायर को कांटेक्ट में, वायर के कांटेक्ट से दोनों बॉडीज को कांटेक्ट कर दिया, तो अब चार्जेस कितना आएगा। तो भाई अगर मान ली मुझे इस वाले बॉडीज का चार्ज लिखना ना Q1 डैश, क्या लिखना Q1 डैश, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देख ये जो दोनों चार्जेस बैठे हैं इन दोनों चार्जेस को जोड़ते हैं, मतलब Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय जो इनके रेडियस है इनको ऐड कर ले, मतलब R1 प्लस R2, है ना। अगर तू इस पे चार्ज लेकर है ना Q1 डैश, तो इसके रेडियस का मल्टीप्लाई करा ले बाबू, है ना। अगर इसी तरीके से तेरे को Q2 डैश लिखना है मेरा भाई, क्या लिखना Q2 डैश, तो कैसे करें, फिर से अगेन Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू, अब मैं इस पे लिख रहा हूँ ना चार्ज, तो मैं क्या करूंगा इसके रेडियस का मल्टीप्लाई करा लूंगा। तो ये भी चार्ज निकालने का तरीका है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज के केस में, और ये तो कंडक्शन वाला जो है यूनिफॉर्म के केस में। हाँ चल, अब इस पे ना सीबीएसई एक बड़ा प्यारा सा सवाल बनाई थी PYQs में ना, आई होप लास्ट ईयर के लास्ट ईयर में, है ना। अब वो क्वेश्चन कैसा बना था, उस क्वेश्चन में क्या बोला था कि अपने पास ना अच्छा पहले ये वाला क्वेश्चन आ गया ना, इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं, पहले कंडक्शन वाला एक सवाल करा देता हूँ, है ना। तो स्पेस थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं यार, इतने तो समझदार हो, समझ जाओगे, है ना। तो वो कंडक्शन वाले पे प्रॉब्लम करते हैं। सीबीएसई ने क्या बोला था, अपने पास ना बॉल्स है, एक बॉल B1 है, दूसरा वाला बॉल B2 है। क्वेश्चन में दिया था कि इस वाले बॉल पे चार्ज है 7 पिको कूलम का और इस वाले बॉल पे चार्ज है -4 पिको कूलम। फिर उन्होंने बोला कि अपने पास एक तीसरा बॉल है आइडेंटिकल्स, जिसपे था आइडेंटिकल्स था और अनचार्ज था, इसका नाम था B3। और इन्होंने बोला कि जब हम B1 B2 और B3 को कांटेक्ट में लाएं तो पूरे सिस्टम का जो चार्ज आया था दैट इज -2 पिको कूलम। तो बताओ व्हाट इज द चार्ज ऑफ B3। अब तुम बोलोगे सर अभी तो सिखाया यार आपने, कंडक्शन वाली चीज सिखाई, अब तो हम इसका प्राण निकाल देंगे, कैसे निकालोगे बेटा। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने तुम्हें ये बताया था मेरे भाई कि डरना मत सवाल से, है ना।
कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक सिखाऊंगा तुम्हें, है ना। न्यूमेरिकल से जो तुम डरोगे ना, उसका बहुत निकाल दोगे एकदम। देखो कैसे निकालोगे सर। तो कॉन्सेप्ट में क्या बोला मैंने, मैंने बोला था सम ऑफ चार्जेस बाय नंबर ऑफ बॉडीज। अब इन्होंने बोल दिया कि सिस्टम का फाइनल चार्ज तो दे दिया, सिस्टम का फाइनल चार्ज -2 पिकोकूलम है। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं तो क्या था, सम ऑफ चार्जेस बाय नंबर ऑफ बॉडीज, फाइनल चार्ज कितना बेटा, -2 पिकोकूलम। सम ऑफ चार्ज का मतलब देख, एक तो दिया है 7 पीसी। अच्छा बेटा, पीसी इज नॉट अ प्रियंका चोपड़ा, है ना, पीसी मतलब पिकोकूलम, ठीक है बेटा। अब इसका चार्ज पता नहीं है, चल एक्स मान लेते हैं, और इसका चार्ज ऑलरेडी गिवन था कितना, -4 पीसी, है ना। देख बच्चा, चार्ज स्केलर है ना, तो भाई जो भी दिया होगा ना मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव दिया हो तो पॉजिटिव लियो, नेगेटिव दिया हो तो नेगेटिव लियो। जब तू वेक्टर सॉल्व करेगा ना, तो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा। अभी कितने बॉडीज हैं यार, 3 बॉडीज हैं। तो चल, अगर मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया -6 पीसी, है ना। अब इधर देख, ये 7 पीसी में से 4 पीसी का तो कितना बचेगा, तुम बोलोगे सर 3 पीसी बचेगा प्लस का x। और हमें निकालना क्या था, x की वैल्यू निकालनी है ना। जब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x तो इधर ही रह गया, ये वाली वैल्यू इधर आ गई, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -9 पीसी, है ना। अब तुम्हें वेरीफाई भी करना होगा ना, तो तुम वेरीफाई करके देख सकते हो ना कि सर वो कॉन्सेप्ट मैच करेगा या नहीं करेगा। इसी अप्रोच में डाल के देख लो। देखो ये कितना है, -9, तो इसकी जगह पे -9, ये -4, तो -9 -4 -13, और ये कितना था, +7, तो कितना बचेगा, 6/3। देख आंसर आ जाएगा कितना, 2 पीसी। 2 पीसी तो दिया ही था, है ना। तो कॉन्सेप्ट आई होप तुम्हें समझ आया, है ना। तो अब आगे की तरफ बात करते हैं। जब मैंने तुम्हें फोर्स का कॉन्सेप्ट बता दिया है, फोर्स का डायरेक्शन कैसे देते हैं ये बता दिया, तो अब एक ना सबसे पहले सबसे इजी वाले प्रॉब्लम को लेते हैं, वो यहाँ पे है ना। आई होप क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा, बट फिर भी मैं इसको रीड कर देता हूँ ना। क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 2 बॉडीज हैविंग चार्ज। अच्छा देख, क्वेश्चन करना है ना भाई, न्यूमेरिकल सीखना है तो पहले डेटा लिखना सीखना पड़ेगा। क्या बोला, 2 बॉडीज हैविंग चार्ज 1 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। तो मान ले पहले वाले का चार्ज कितना दिया तेरा, 1 माइक्रोकूलम। अच्छा एक और बात, माइक्रो को कूलम में कैसे बदलते हैं, तो दैट इज 1 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। दूसरा वाला क्या दिया बेटा, -3 माइक्रोकूलम, है ना। अब -3 माइक्रोकूलम का मतलब -3 × 10⁻⁻6, है ना। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अच्छा देख, डिस्टेंस कितना दिया, 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर, और बच्चा सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई करा ले। जब 10⁻2 का मल्टीप्लाई करा लिया, अब क्वेश्चन वाले ने तुझसे पूछा क्या, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स। देख, नेचर लगाना तो सिंपल है ना भाई, क्या क्या सिंपल है सर, व्हाट इज सिंपल। तो देख, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, समझ आ रहा है ना सर, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, सर क्या होगा, सर इनमें प्यार होगा ना। और प्यार का मतलब बच्चा अट्रैक्शन, क्या होगा, अट्रैक्शन, है ना। तो नेचर तो यार हमने ऐसे ही बता दिया, है ना। अब क्या करना है, फोर्स निकालना है। देख फोर्स वेक्टर है ना, मैंने तुम्हें बोला एक वर्ड याद रखना, जब तुम स्केलर चीज सॉल्व कर रहे हो तो विथ मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व किया करो, जब वेक्टर सॉल्व कर रहे हो ना तो साइन को इग्नोर करके सॉल्व किया करो, है ना। अब फोर्स निकालना है। अब मास्टर ने तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया, मास्टर ने तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला बताया F = K Q1 Q2/R²। अब इस पे रख देते हैं, चलो रख लो मेरे साथ, वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं। K की वैल्यू कितनी होती है, तो तुम बोलोगे सर 9 × 10⁻9, अभी तो बताया था यार आपने। चलो Q1 कितना था, 1 माइक्रोकूलम, दैट इज 1 × 10⁻⁻6। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आगे क्या है सर, 3 है, तो 3 रख देते हैं ना Q2 की जगह पे, तो 3 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय R²। अच्छा देख R क्या है, 20 × 10⁻²। अब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा बेटा, नीचे रखे ना, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एक बार देख लेना। 20 का स्क्वायर हो गया 400, और 10⁻² का स्क्वायर कितना हो गया, 10⁻⁻4, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देख थोड़ा सा ना ऐसे कर देते हैं ताकि तुम्हें दिख जाए प्रॉपर, है ना। अब एक बार देख लेते हैं, देख पहले तो 2 0 ये वाला, 10⁻² बचेगा, -2 को ऊपर ले जा तो कितना बच जाएगा, +2 हो जाएगा। ये 9 था और इधर का +2, 11 बना दिया, और 11 तो ये हो गया 10⁻6 और -6 कितना हो गया, 10⁻−12, और ये +11 कितना बचेगा, 9 10⁻−1 डिवाइडेड बाय, और 9 और ये 3 भी तो है, तो 9 × 3 कर ले ऐसे, है ना, डिवाइडेड बाय 4, है ना।
तो इसको ऐसे लिखेगा 27/4 10⁻⁻⁻1 न्यूटन, है ना। तो बच्चा ये फोर्स आ गया, ये दो चार्जेस में लगने वाला फोर्स आ गया। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, सीबीएसई क्या कर सकती है ना, मैं साथ में एक बात बता देता हूँ। जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना यार, तो साथ में एनसीईआरटीज में क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे, तो बेटा तुम एनसीईआरटी में चले जाना है ना, साथ में लिख दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, ताकि एक बार कॉन्सेप्ट सीखो एनसीईआरटी को, वो सवाल कर लो। तो एक्सरसाइज में जाना, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, और सेकंड क्वेश्चन में क्या मिलेगा, फोर्स दिया होगा, डिस्टेंस निकालना होगा, है ना। फॉर्मूला तो सेम लगने वाला है बेटा, है ना। तो इस वाले अप्रोच पे तुम्हारे एनसीईआरटी के दो सवाल हो जाएंगे, वो दोनों सवाल एक्सरसाइज में कर लेना। देखो अब लास्ट मोमेंट है, टाइम बहुत कम है यार, तो जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो ना, जहां से भी सीख रहे हो, बस तुरंत उसको इम्प्लीमेंटेशन कर दो भाई, छा जाओगे, है ना। दिस इज द लास्ट मोमेंट। और एक तरीका है, लास्ट मोमेंट में जो बच्चा एकदम करता है ना, वो एकदम माइंड में स्टिक हो जाता है ना। और लास्ट मोमेंट में जिसने मेहनत कर लिया बेटा, उसका ही रिजल्ट आता है अच्छा, है ना। देखो पढ़ने में तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होता है, लेकिन अगर वो मेहनत नहीं करते हैं ना लास्ट मोमेंट पे, तो थोड़ा बहुत लैग कर जाएंगे, है ना। तो आपको लैग नहीं करना। जिसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है यार, इतने प्यार से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसको समझो, बस इम्प्लीमेंटेशन में डाल दो भाई, तेरा रिजल्ट पक्का है, अच्छा आएगा, फोड़ के आएगा एग्जाम, है ना। तो पहला वाला तो करा दिया यार मैंने, है ना, बहुत सिंपल सवाल था। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अच्छा नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा मजेदार लेके आया मास्टर, है ना। सीबीएसई ना बड़े क्वेश्चन बना लेती है, ठीक है ना। तो अब ये क्या बोल रहा है, चलो पढ़ लेता हूँ मैं। टू बॉडीज हैविंग चार्ज क्यू ईच आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस आर। इन्होंने बोला दो बॉडीज हैं, दोनों पे चार्ज क्यू है ना। मान ले दिस इज द फर्स्ट बॉडी हैविंग चार्ज क्यू एंड दिस वन इज द सेकंड बॉडी हैविंग चार्ज क्यू, है ना। इन्होंने बोला कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, आर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बोल रहे हैं कि इन दोनों में फोर्स कितना लग रहा है भाई, एफ लग रहा है। तो देख पहले ना क्वेश्चन को पढ़ ले, जो बात तेरे को समझ आती है उस डेटा को लिख, है ना। दोनों का चार्ज लिख दिया तूने, क्यू क्यू, डिस्टेंस आर था तो फोर्स एफ लग रहा था। तो तू बोलोगे कि सर अभी तो सिखाया था आपने यार कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स का फॉर्मूला रहता है के क्यू1 क्यू2 बाय आर स्क्वायर, तो मैं इसको कैसे लिखूं। मैं इसको लिखूंगा तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देख पहला इक्वेशन मैंने रीड किया, जो मेरे को डेटा समझ आया उससे बना दिया। अब आगे क्या बोला, आगे बोला है कि इफ 25% ऑफ द चार्ज ऑफ ए इज गिवन टू द बी, व्हाट इज द न्यू फोर्स। ध्यान से समझियो बेटा। अब एक बात समझ, अगर मान ले, पहले ना समझाने के लिए एक बात कर लेता हूँ। मान ले मेरे पास 10 रुपए थे, तेरे पास भी 10 रुपए थे। अब मैंने अपना वाला 2 रुपया तेरे को दे दिया, तो मेरे पास तो 8 ही बचेंगे ना, मेरा तो कम होगा, तेरे में ऐड होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा। अब इन्होंने बोला कि ए पे चार्ज ऑलरेडी क्यू था, लेकिन ए ने क्या किया, अपना 25% बी को दिया। तो ए ने 25% दे दिया ना, तो ए में से तो भाई 25% माइनस हो जाना चाहिए। 25% का मतलब 1/4। तो ए पे जो चार्ज रहेगा बेटा, वो अब कितना बचेगा, 3/4 बचेगा, है ना। ये बात समझ आ रही है। अच्छा जितना इसने अपने आप से दिया, वो किसको दिया, बी वाले को दिया। तो बी में तो वो चार्ज एड ऑन हो जाएगा, तो बी वाले में चार्ज एड ऑन हो जाएगा, तो बी पे चार्ज कितना होगा, क्यू प्लस क्यू बाई 4 हो जाएगा। ये बात समझ आ रहा है, बी वाले पे प्लस होगा बेटा, है ना, ये वाले पे माइनस होगा, तो ये वाले पे प्लस होगा। अच्छा जिसको नहीं आता ना, वो ऐसे कर लिया कर कि 25% कैलकुलेट किया कर। कैसे करेगा, तो 25/100 इंटू क्यू, तो देख क्यू बाई 4 ही तो आ रहा है, 25 क्यू बाई 4 दिया, तो इसको दिया तो यहाँ प्लस हो गया, और इससे माइनस हो गया, तो ये वाली वैल्यू बच गई। अच्छा इनके बीच का सेपरेशन अभी भी सेम है, तो ये वाला जो चार्ज होगा कितना हो जाएगा बेटा, 5 क्यू बाई 4। तो बोला नया वाला फोर्स कितना आएगा, अगर मैं इस नए वाले फोर्स को निकालूं तो दैट इज एफ डैश। अगर मैं नया वाला फोर्स निकाल रहा हूं तो एफ डैश से लिख रहा हूं। अब फॉर्मूला क्या था, तो के क्यू1, देख क्यू1 मतलब नया वाला चार्ज, है ना। तो क्या हो गया बेटा, 3/4 ऑफ क्यू इंटू में क्यू2। क्यू2 मतलब वो वाला चार्ज, वो वाला चार्ज कितना बेटा, 5 क्यू/4 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, कोई बड़ा टास्क नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, बहुत इजी सवाल करवा रहे हैं, है ना। तो अब करें क्या, जो तेरे को दिख रहा है ना, थोड़ा सा लिख ले। यहाँ पे देख के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिखना है ना, तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को निकाल देते हैं, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर निकाल दिया, ठीक है। अब देखोगे कि बचेगा क्या, तो देख यहाँ पे 5 3 जा 15, ठीक है, 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16, तो 15/16। अच्छा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा, एफ के इक्वल है ना। तो नया वाला फोर्स कितना हो गया मेरे भाई, 15/16 टाइम्स ऑफ एफ। आई होप ये वाला सवाल तुम्हें समझ आएगा। देख सवाल
ट्रिकी है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, नीट वीट में से सवाल धड़ाकेदार पूछ देते हैं और एनटीए वाले 4 नंबर का सवाल बना देते हैं ना। तो आई होप तुमने अभी इसको कर लिया होगा, है ना, ये बात तुम्हें समझ आ रही होगी कि मास्टर ने सिखाया क्या है तुम्हें, है ना, मजा आ रहा होगा। चल देख, 2 पैटर्न सिखा दिया मैंने तुम्हें। पहला पैटर्न तो कंडक्शन पे सिखाया, एक इजी इजी सा सवाल सिखाया। ऑब्जेक्टिव वाला सवाल तो पीको कूलम वाला ना। दूसरा मैंने तेरे को क्या सिखाया, कूलम्स लॉ पे बेस्ड एक नॉर्मल सवाल सिखाया। तीसरा थोड़ा सा ट्रिकी सिखाया। अब चल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं मेरे भाई, है ना। क्या है कॉन्सेप्ट? अच्छा ब्लैंक स्लाइड गई है, चल आगे आते हैं। क्या कोई कॉन्सेप्ट वाला पूछ लिया? हाँ लिया, मैं यहाँ पे ले रखा मैंने, तो बीच में मैंने स्लाइड के लिए ब्लैंक छोड़ दिया था स्पेस, कोई बात नहीं। चल, तो ये तो सवाल सीखने से मतलब है, तो स्लाइड देख के क्या करेगा कि मैंने स्पेस क्यों छोड़ा। अच्छा ये डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। देख, डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट करने से पहले फिर से एक बार मैं तुम्हें 2 बातें बता देता हूँ बेटा, जल्दी से, है ना। मैंने तुम्हें क्या बोला था, अट्रैक्टिव फोर्स का डायरेक्शन उसकी तरफ होता है जो फोर्स लगाता है। ध्यान से समझिए, ध्यान से। अट्रैक्टिव फोर्स का डायरेक्शन किसकी तरफ? जो फोर्स लगा रहा है मेरे भाई, है ना। अच्छा, रिपल्सिव का डायरेक्शन किसकी तरफ होगा? जिस पे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अब सवाल पढ़ते हैं और इसको करते हैं, ठीक है। क्या बोला है? कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन द वर्टेक्स ए। अब तुम बोलोगे सर वर्टेक्स ए कहाँ है? मेरा बेटा, है ना। अच्छा देख, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, तो तुम्हारे दिमाग में पहला बार क्लिक कर गया कि सर साइड तो सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे सवाल मैंने बना के रखा, अपने हाथ से ले गया, है ना। तो देख, ये वाला चार्ज क्यू है, ये वाला चार्ज क्यू है, और ये वाला चार्ज 2q है। अब मुझे फोर्स किस पे देखना है? मुझे फोर्स देखना है ए पे। ए पे कितने का चार्ज रखा है? 2q। मैंने तुम्हें क्या बोला था, सिस्टम में जितने भी चार्जेस हो ना, पहले उनको देख लो, और जिस पे फोर्स देखना है उसको देख लो। जो बचे हुए चार्जेस होंगे वो फोर्सेस लगाएंगे। तो अभी बचा हुआ चार्ज कौन सा है? सर ये वाला और ये वाला, है ना। ये तो सिंपल है, तुम कहोगे सर ये वाला और ये वाला, है ना। तो अगर मुझे इस पे फोर्स देखना है, 2q पे फोर्स देखना है, तो ये भी लगाएगा और ये भी लगा। देख और इजी सिखा रहा हूँ बिल्कुल, मतलब इतना इजी सिखा रहा हूँ ना, समझ जा। ये क्यू और क्यू देख, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है क्या? अगर ये दोनों ही मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स देखेगा, तो बोलेगा सर सेम नेचर रिपल्सिव। तो डायरेक्शन किसकी तरफ? जिस पे फोर्स लग रहा है, इस पे लग रहा है ना, तो इसकी वजह से मान लिया मैंने इस फोर्स को F1 लिख दिया। अब इसकी वजह से फोर्स देख, इसी पे देखेंगे ना, अगेन रिपल्सन, तो इसकी तरफ इसको लिख दिया मैंने F2, है ना। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ तुम्हारे, ताकि तुम्हें दिख जाए कि मैंने क्या लगाया डायरेक्शन। अब अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो ये वाला एंगल तो 60 है, तो ये वाला एंगल भी 60 होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक फॉर्मूला यूज होगा यार, वेक्टर का रिजल्टेंट, है ना। कभी भी 2 वेक्टर हो ना, उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैं तुम्हारे सामने लिख देता हूँ ना, ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या पड़ा था रिजल्टेंट का? तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इंटू में कॉस थीटा। अब बेटा तुम बोलोगे सर इस पे कैसे लगाए रिजल्टेंट? अबे बेटा फोर्स निकालना है मेरे भाई, तो फोर्स का रिजल्टेंट लगाएंगे ना भाई, टेंशन क्या है ना, एकदम इजी सिखाएगा मास्टर। अब एक बार समझ, ये F1 है और F2 और इजी करे क्या? तुम बोलो सर जितना इजी कर दो यार, हम तो इजी सीखने आए, तभी तो देखेंगे वीडियोस, जब आप इजी करके सिखाओगे तो चल ना कर देते हैं इजी। देख, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना बेटा, तो फोर्स भी तो बराबर लगेगा भाई साहब। अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो फोर्स भी तो बराबर लगेगा बेटा, लगेगा नहीं लगेगा बबुआ? बिल्कुल लगेगा। तो एक काम करते हैं ना, F1 और F2 को F मान लेते हैं। सर उससे क्या होगा? अब मुझसे तो रिजल्टेंट फोर्स पूछा है, मान ले इस रिजल्टेंट फोर्स को FR से लिख दे और यहाँ पे लगा दे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा सर? वहां देख ले, एफ स्क्वायर ए बी, मतलब 2f इंटू एफ कितना हो गया बेटा? F स्क्वायर कॉस थीटा। थीटा कितना बन रहा है? 60 बन रहा है, तो कॉस ऑफ 60। अब यार कॉस 60 की वैल्यू तुम्हें पता होगी, चल देख, एफ आर इज इक्वल टू, ये हो गया 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू कॉस 60 इज 1/2, है ना, 1/2 से 1/2 कैंसिल। 2f स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना है बेटा? √3 टाइम्स ऑफ F आया। अब F किसको माना था? ये बात बहुत फैक्ट वाली बात है, यहाँ तो दोनों को ही F माना, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। लेकिन तू हमेशा देख लियो, अगर डिफरेंट हो तो जिसको F माना हो ना, फोर्स वहीं से उठाइयो। और फोर्स का फॉर्मूला किसने दिया था? कूलम्स ने दिया था। और क्या दिया था सर? तो ये दिया था K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो Q1 की वैल्यू Q है, तो कैपिटल Q इंटू में 2Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R की जगह पे 2 मीटर दिया ना, 2 का स्क्वायर आ गया 4। तो देख बेटा देख, जल्दी से देख, है ना, ये देख, थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ मैं तुम्हारे लिए ना। तो ये जो फोर्स आएगा √3 K 2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय
4। अगर तुम्हें थोड़ा सा और कैंसिल करना है तो उसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे 2 आ गया। तो आंसर कितना है बेटा, √3/2 के क्यू स्क्वायर न्यूटन, है ना। ये क्या आ गया बेटा, रिजल्टेंट फोर्स आ गया। कौन से वर्टेक्स पे लिखा था हमने, ए वाले वर्टेक्स पे लिखा था। तो आई होप ये वाला प्रॉब्लम का पैटर्न भी समझ आया। देख मास्टर ने कितने पैटर्न किए, फर्स्ट कंडक्शन वाला पैटर्न किया, फिर सेकंड कूलम्स लॉ का बेसिक कराया, फिर थर्ड पैटर्न ये किया। एक बहुत प्राणघाती कॉन्सेप्ट है, बच्चों के ना प्राण निकाल देता है, कब, जब बच्चे उसे समझते नहीं है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस से रिलेट करता है ना। तो चल पहले ना उस कॉन्सेप्ट को लेते हैं डायरेक्टली, है ना। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस से भी ना एक क्वेश्चन आता है। पहली बात तो तुम्हें एक बात बता देता हूँ, इक्विलिब्रियम मोड का मतलब क्या होता है, जब किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स 0 हो, है ना। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन का डायरेक्शन देना तो मैंने तुम्हें सिखा ही दिया यार। तो अब जब सिखा दिया है तो सवाल सिखा देता हूँ, सीधा सीधा सीबीएसई सवाल पूछ देती है ना। या तो डेटा देके पूछ देगी या तो वेरिएबल बेस पूछ देगी। क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि लेट सपोज मान ली एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है ना। मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा क्यू और यहाँ पे भी एक चार्ज रखा क्यू। इनका जो डिस्टेंस दिया होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा, मान लीजिए डिस्टेंस को r बोल देते हैं, है ना। अब बोलेंगे कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस और चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। बोला इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन पे किस पॉइंट पे एक कैपिटल Q का चार्ज रखे कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम हो। तो पूरा का सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इस पे भी फोर्स 0, इस पे भी 0, इस पे भी 0। तो पहली बात एट व्हाट पॉइंट का मतलब होगा डिस्टेंस निकालना मेरे भाई। क्या निकालना, डिस्टेंस। देख एक बात तो मैं तुझे डायरेक्ट ट्रिक सिखाऊं, अगर ये आइडेंटिकल चार्ज रखा हो ना तो ये जो चार्ज रखा जाएगा, जो दूसरा चार्ज होगा वो हमेशा बीच में आएगा। लेकिन तुम कहोगे सर हमेशा क्यों माने आपकी बात, बीच में क्यों आएगा सर, क्या पता आपने ऐसे ही बोल दिया हो, हमें बहका रहे हो, है ना। तो निकाल के दिखा देंगे ना भाई, क्या दिक्कत है। मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम मोड का मतलब होता है नेट फोर्स 0। तो अगर इस पी पॉइंट पे नेट फोर्स देखने जाएंगे तो कौन लगाएगा फोर्स, ए वाला लगाएगा और बी वाला लगाएगा। देख ए वाला पॉजिटिव है और पी पे जो चार्ज रखा है, अभी ऐसा मान के चल, क्योंकि चार्जिंग का जो मेन टेस्ट होता है ना रिपल्सन होता है, तो मैंने इसको पॉजिटिव माना, तो इन दोनों में रिपल्सन। तो लेट सपोज ए की वजह से इस पे जो पी पॉइंट पे फोर्स देख रहे हैं, भाई कैसा है, रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन किसकी तरफ था, जिस पे फोर्स लगता था, किसी पे लग रहा है ना फोर्स, तो डायरेक्शन बना लिया मैंने, इसको F1 लिख दिया। अच्छा बी पे भी चार्ज क्यों है, ये कैपिटल क्यू है, अगेन रिपल्सन, तो इस पे लिख दिया F2। अब मैंने ना इसको यहाँ से डिस्टेंस मान लिया x, टोटल r दिया था तो ये r माइनस एक्स हो गया। अब तुम बोलोगे सर पी पॉइंट पे तो दो फोर्सेस लगे, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में। चूंकि ये इक्विलिब्रियम में मतलब फोर्स एट पॉइंट पी 0 होना चाहिए। अब 0 होने का मतलब कि F1 माइनस F2 0 होना चाहिए ना भाई। तो F1 माइनस F2 0 का मतलब F1 किसके इक्वल हो जाएगा, F2 के इक्वल। F1 किसको लेट किया बेटा, इन दोनों में फोर्सेस को लेट किया। तो K Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या लिखा जाए यार, तो K Q कैपिटल Q बाय R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देख क्या ये सेम सेम दिख रहा है, कट गया क्या, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ तुम्हारे लिए। चलो अब देखो क्या इसको लिख सकता हूँ मैं 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिला, आर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो आर इज इक्वल टू 2x। तो देख x की वैल्यू कितनी आई, r/2 आया ना, गर्दा ट्रिक काम आया क्या, कि सर आइडेंटिकल होगा तो बीच में रहेगा। अच्छा चल इसमें एक और बात पूछते हैं कि वो पूछते हैं कि इसका नेचर क्या है ना। मैंने तो अभी ऐसा माना था ना कि ये पॉजिटिव है, बट एक्चुअल में क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सर आपने तो ये बोला रिपल्सन चार्जिंग का टेस्ट होता है, तो शायद ये पॉजिटिव होगा। नहीं ऐसा नहीं बोल सकते ना बेटा, हम करके देखते हैं, है ना। तो अगर अब हमें करके देखना है तो भाई पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ए पे भी फोर्स 0 होना चाहिए, बी पे भी। तो अगर मान ले मैं ये बोलूं कि मुझे फोर्स ऑन ए देखना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो फोर्स ऑन ए भी 0 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए सर, ऐसा तो होता ही है। तो फोर्स ऑन ए कौन लगाएगा, तो एक तो एक कैपिटल क्यू लगाएगा, स्मॉल क्यू लगाएगा। लेट सपोज, चल 2 मिनट के लिए मैं इसका डायग्राम यहाँ बनाता हूँ ना, और चल येलो वाले से बना देता हूँ डायग्राम, तुम भी खुश हो जाओगे सर, येलो वाले से डायग्राम बनाया ए, दिस इज बी, है ना, ठीक है। ठीक है अब चलो
ए पे चार्ज क्यू था, बी पे चार्ज भी क्यू था, और मैंने बोला कैपिटल क्यू यहाँ पे रखा था पी पे। अब तो मेरे को डिस्टेंस पता चल गया ना भाई, ये r/2 पे हो गया और ये भी r/2 पे हो गया। अब मैं जब ए पे फोर्स देखूंगा तो कौन लगाएगा, एक तो कैपिटल क्यू लगाएगा। कैपिटल क्यू की वजह से ए पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, क्योंकि अभी तो सेम नेचर मान के चल रहे हो ना, तो ये पॉजिटिव मान के चले हो ना, ये तो पॉजिटिव था, ये मान के चले हो, इसी का तो मैग्नीट्यूड निकालना है तुम्हें। तो अब एक काम करो, इस पे डायरेक्शन देखो, क्या इसकी तरफ आएगा, लेट सपोज F1, क्या इसकी वजह से भी इसी की तरफ आएगा, लेट सपोज इसको F2 बोल देता हूँ, है ना। तो ए पे दो फोर्सेस आए, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब प्लस होगा सर इस बार। देख सेम डायरेक्शन जोड़ दियो, अपोजिट डायरेक्शन घटा दियो, ये भी बात याद रखियो। फोर्स के कॉन्सेप्ट में तीन चीजें याद रखना है, सेम में जोड़ियो, अपोजिट में घटाइयो, और एंगल पे रिजल्टेंट निकालियो, प्राण निकाल देगा सवाल, पक्की बात है। जब मैंने ये बात लिखा तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि F1 इज इक्वल टू माइनस के F2, तुम बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल लिख दोगे सर, क्या दिक्कत है। F1 किसको माना था बेटा, इन दोनों में फोर्सेस माना था ना, तो लिख ले K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय r/2 का स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर इंटू में 4 ऊपर के चला गया है ना। अब उसको लिखना है, तो माइनस माइनस था ना ये इधर जाके, और इन दोनों में लिखोगे तो क्या लिखोगे, k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा टोटल डिस्टेंस तो r हो गया ना बेटा, क्योंकि यहां से यहाँ पे फोर्स देख रहे हैं तो ये r स्क्वायर हो गया। देखिए कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, और ये q से q कैंसिल हो गया, है ना। तो अगर मुझे कैपिटल Q का नेचर देखना है तो देख नेगेटिव आया, मतलब कैपिटल Q एक्चुअल में नेगेटिव होगा। हमने रिपल्सन माना था, बट एक्चुअल में कैसा चार्ज था, नेगेटिव था, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, तो स्मॉल q बाय 4। क्या बात समझ आया। देख बच्चा, मैंने तुम्हें 3-4 पैटर्न करा दिए, 5 पैटर्न करा दिए ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल के। अब तो मेरी बात को ध्यान से समझो, जैसे मैंने स्टार्टिंग के 2 पैटर्न के क्वेश्चन बताया ना, एनसीईआरटी में ना एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, एक तो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है, सेंटर पे फोर्स निकालना है ना, वो बिल्कुल कौन से कॉन्सेप्ट पे होगा, तो रिजल्टेंट वाला जो कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, ये वाला इसी कॉन्सेप्ट पे होगा। एक तो वो क्वेश्चन कर लेना, एक जो मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें कराया ना, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करा दिया है ना, एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराए थे ना अभी, वो क्वेश्चन कौन सा था बेटा, ये वाला, ट्रांसफर ऑफ चार्ज वाला। ऐसा क्वेश्चन नहीं कह सकता, ऐसा कह सकता है कि उसमें क्वेश्चन होगा कंडक्शन वाला प्रॉपर्टीज लग रहा होगा ना, जिसमें दो बॉडीज दिए होंगे, एक टच में आ रहा है, फिर उस पर नेट फोर्स निकालना है, तो वो वाला ट्राई करना है ना। तो आज हमने फोर्स पे न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट बनाया, और तुम्हें नेक्स्ट क्लास में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, और एकदम मतलब ईज ट्रिक से सिखाऊंगा, है ना। तो आई होप तुम्हें क्लास समझ आई होगी। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।